उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो हमेशा देश की राजनीति की चर्चाओं में शीर्ष पर रहते हैं, लेकिन इन दिनों योगी आदित्यनाथ की चर्चा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से ज्यादा पश्चिम बंगाल में हो रही है। वही पश्चिम बंगाल जहां के हालातों पर इस वक्त पूरे देश की नजर है और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में भी पश्चिम बंगाल की चर्चा हो रही है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के शासन को लेकर उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया था और उन्होंने कहीं ना कहीं नसीहत दी थी कि भाई आखिर अगर हालात बिगड़ते हैं, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, तो आपको किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह मुख्यमंत्री का एक्शन सामने आना चाहिए। और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने जमकर फटकार भी लगाई थी। योगी आदित्यनाथ ने जब नसीहत दी तो योगी आदित्यनाथ की इस नसीहत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह भड़क गई और जाहिर सी बात थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को योगी आदित्यनाथ की ये नसीहत रास भी नहीं आती, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर पर्सनल अटैक कर दिया है। वही पर्सनल अटैक जो बार बार ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश वाले सहयोगी अखिलेश यादव करते रहते हैं। ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा भोगी बता दिया। ये बात तो अब साफ है कि ममता बनर्जी की ये खींच योगी आदित्यनाथ पर निकलना तय थी, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक एक साल पहले अगर पश्चिम बंगाल की जनता, वहां के लोग योगी आदित्यनाथ की डिमांड करने लग जाएं, योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल बुलाने की मांग करने लग जाएं, तो कोई भी मुख्यमंत्री जो होगा उसकी कहीं ना कहीं जो खींच है वो बाहर तो आ गई। देखिए, होता क्या है कि पश्चिम बंगाल में जो विपरीत हालात बने हुए हैं, जिसका आपने उल्लेख भी किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पश्चिम बंगाल पर तमाम लोगों की नज़र है, राजनीतिक दलों की नज़र है और देखा जा रहा है कि वहाँ पर किस तरह से ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो काम कर रही हैं, किस तरह से कंट्रोल कर रही हैं, नहीं कर पा रही वहाँ के विपरीत हालातों को। जो विपरीत हालात बने हैं उसमें किस तरह से अधिकारियों के साथ समन्वय बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो एक मुख्यमंत्री का काम होता है। शायद वो उस बखूबी तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, जिससे सवाल वहाँ पर उठना लाजमी है। और जब चर्चा होने लगी कि एक प्रशासनिक तंत्र में किस तरह से एक प्रदेश को चलाया जाए, तो कहीं ना कहीं मॉडल के रूप में योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है। जो पश्चिम बंगाल की जनता है स्वयं चर्चा करती है कि जो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था स्थापित की है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, वैसे ही कानून व्यवस्था का जो मॉडल है वो पश्चिम बंगाल में भी लागू होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, संदर्भ है कि हम अगर अपराधी तत्व हैं तो उस पर अपराधी की तरह ही कार्रवाई किया जाए, किसी प्रकार से जाति, पंथ, धर्म से चर्चा ना की जाए, तमाम चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए। क्योंकि हम एक जो मुख्यमंत्री का जब पद धारण करते हैं तो हम संविधान की बातें अंगीकृत करते हैं और उन संविधान में जो लिखित चीज़ें हैं उनका ही हमें पालन करना चाहिए, राग और द्वेष को त्याग करते हुए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो ऐसे आरोप लगा रही है कि उनकी सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो गया है पश्चिम बंगाल पे। और वहाँ की जनता कई बार ये भी विचार कर रही, वहाँ के स्टेटमेंट में भी आए हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब विपरीत हालात। देखिए, एक सामान्य सी बात है कि हम आस पड़ोस में लोग रहते हैं और आसपास अगर विवाद हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा, तो स्वयं हम ये सोचते हैं कि हमको थोड़ा सा दूरी बना लेना चाहिए, जिससे हम बड़े विवाद को जन्म ना दें और समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो प्रशासनिक तंत्र है, खासकर पुलिस जो है, वो सहयोग नहीं कर रहा है और वो कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री के ऐसे कोई निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन सहयोग करे। तब जनता और राजनेता भी चर्चा कर रहे हैं कि योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू होना चाहिए। मैं इसको एक राजनीतिक तरीके से भी सोच सकता हूं कि आने वाले वक्त में चुनाव है, इसलिए योगी की मांग वहां पर की जा रही है। बट जब हम लौट के उत्तर प्रदेश में आते हैं तो पाते हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश में 8 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में जो अपराध बढ़े थे उसमें कमी बहुत अधिक आई है, खासकर योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में। और इसके पीछे ये तर्क है कि योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को फ्री हैंड देकर रखे हुए हैं। वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, वो साफ करते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है
तो कानून की धाराओं के तहत जो भी उसमें कार्रवाई होती है वो सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी प्रकार धर्म और जाति का ध्यान न रखा जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वहाँ पर एक गलत भावना उत्पन्न होगी, खासकर असुरक्षा की भावना ये उत्पन्न होगी जनता के मन में कि एक मुख्यमंत्री अलग अलग तरीके से सोच को रखता है। तो यहाँ पर तो जनता भी किसी प्रकार का, न तो वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, ऐसे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ी तो प्रदर्शन करें, बड़े प्रदर्शन हो, यानी कि जो भी कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं सही कार्रवाई होती है। कभी सवाल उठते हैं तो उस पर भी जांच प्रक्रिया बैठाई जाती है, सामने लाया जाता है, मतलब पारदर्शिता का पालन किया जा रहा है। तो मैं देखता हूं इसलिए योगी आदित्यनाथ की बात वहां पर हो रही है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है तो ममता बनर्जी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, शायद उनका जो मॉडल की बात होती है उससे गुस्सा हो जाती है। उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में मैं जो कर रही हूँ, मैं जिस तरह से शासन चला रही हूँ मैं हूँ, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार की गठबंधन की सरकार तो है नहीं। और जब क्षेत्रीय दल ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो वो केंद्र सरकार को भी कम आंकने लगता है। उनको लगता है कि मेरी ताकत ही यहाँ पर मेरी है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए। आगे स्टेटमेंट पे हम बोलते हैं कि आप एक योगी आदित्यनाथ जो कि एक साधु हैं, संत हैं, उनको आप भोगी बोल देते हैं, जिन्होंने बचपन से त्याग तपस्या दिखाई, उन्होंने कम उम्र में संन्यास धारण किया, उसी परंपरा को लेकर आगे बढ़े। त्याग की पूरी उनकी सामने तस्वीर आती है, जो सामने वो देखते हैं पीछे भी वहीं पर है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप भोगी शब्द का उपयोग किस एवज में कर रहे हैं? क्या वो सैलरी ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। अब गाड़ी सुविधा ले रहे हैं तो उसमें आप भोगी कैसे कर देंगे? क्योंकि वो जो पद को धारण करें उसकी आवश्यकता है। देखिए, ये बड़ी विडंबना वाली बात है, बड़ी हैरत अंगेज कर देने वाली बात है कि जिस शख्स ने करीब 16 से 17 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी कॉलेज की लाइफ छोड़ दी और एक झोला उठाया, उन्होंने भगवा धारण किया और जाकर गुरुदेव की शरण में पहुंच गए। इसके बाद उनके गुरुदेव ने जब आज्ञा दी तो उन्होंने ये राजनीति की सेवा, देश की सेवा, जो राष्ट्र की सेवा है, राजनीति के जरिए शुरू की, क्योंकि परंपरा है। गोरखनाथ, बिल्कुल वहाँ की गोरखनाथ मठ की परंपरा है कि वहाँ के जो साधु होते हैं, वहाँ के जो मुखिया होते हैं, वो राजनीति के जरिए, क्योंकि आज की अगर तारीख की बात की जाए तो अगर आपको समाज का हित करना है तो आपको अध्यात्म के जरिए तो करना ही होगा। लेकिन कई ऐसी ताकतें होती हैं जिन्हें शक्ति की भी ज़रूरत होती है और राजनीति आपको वो शक्ति देती है। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की डिमांड निकल कर आई है, योगी आदित्यनाथ की जो मांग हो रही है, अगर आप इसको बड़े करीब से देखेंगे तो आप समझेंगे कि 2017 से पहले जो हालात उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, आज वो हालात आपको पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलेंगे। ना तो यहाँ कानून व्यवस्था है, ना तो यहाँ सुरक्षा है, ना तो यहाँ पर एकता है, और ना यहाँ तो रोजगार है, ना यहाँ पर जो छात्र हैं उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है, ना यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक महिला हैं। अभी से अगर मैं दिल्ली की बात छोड़ दूं, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनी वो रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता से पहले भारत के 28 राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। और पश्चिम बंगाल के ये आंकड़े आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो घरेलू अपराध होते हैं महिलाओं के साथ, वो सबसे ज्यादा निकल कर सामने आते हैं। आजकल मेडिकल कॉलेज की जो घटना है वो किसी से छिपी नहीं है। बात ये नहीं है कि घटना हो गई, बात ये होती है कि जब घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं उसके बाद पश्चिम बंगाल का कानून व्यवस्था क्या करता है, पश्चिम बंगाल का प्रशासन क्या करता है। और खास तौर पर जब एक महिला मुख्यमंत्री होती हैं तो उम्मीद की जाती है कि महिला मुख्यमंत्री का महिलाओं को एक खास तौर पर एक यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन तस्वीर पूरी उलट नजर आती है। और जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं वो अब किसी से छिपे नहीं हैं। यही हालात कभी उत्तर प्रदेश में होते थे अखिलेश यादव के कार्यकाल में। 2007 से 2012 से 2017 के बीच में देख लीजिए, माफिया राज था वहां पर। महिलाएं रात को, शाम को 6 के 7 के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाते थे, रंगदारी होती थी, वसूली होती थी, यहाँ तक कि लोकतंत्र को भी दबाया जाता था। चुनाव जीतेगा तो एक इलाके का माफिया जीतेगा। अतीक अहमद जैसे जो लोग हैं वो चुनाव जीतकर कैसे आते थे। अब वो हालात पश्चिम बंगाल में है। आपने कई बार हमसे बातचीत में चर्चा की है कि जब कैलाश विजयवर्गीय चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल जाते हैं तो उन पर प्रहार होता है, उन पर हमले की कोशिश होती है। जब चुनाव के बाद परिणाम सत्तारूढ़ के पक्ष में आ जाते हैं, वहां पर टीएमसी की सरकार बनती है तो राज्य के हालात बिगड़ जाते हैं, बदले की भावना से काम किया जाता है। तो ये हालात उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने देखे हैं। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही थी कि योगी आदित्यनाथ
सबसे संवेदनशील जो राज्य है भारत का, वहां पर कानून व्यवस्था कैसे मजबूत करेंगे? वहां पर महिलाओं की जो सुरक्षा की बात होती थी, व्यापारियों की सुरक्षा, छात्रों के रोजगार, वो योगी आदित्यनाथ कैसे लाएंगे? लेकिन जिस 8 साल के कार्यकाल का आपने जिक्र किया है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की काया पलट कर मैं ये रखी है। कहता हूँ, मैंने ये देखा कि आपने जो माफियाओं की चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में पनप रहे थे, एक सरकार जो मामले लगातार पेंडिंग रख रही थी, उसमें जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो फास्ट ट्रायल उनका चलाया गया, तेज़ी से मुकदमे अदालत पे लाए गए और तमाम मामलों को लेकर आगे बढ़ा गया, जिससे कि उनको सज़ा हुई और उसके बाद कार्रवाई हुई। आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी चिल्लाने लगते हैं और भयभीत रहते हैं कि हम अगर किसी प्रकार का अपराध करेंगे तो किन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर किसी प्रकार की छूट नहीं है कि आप अपराध करेंगे और बाहर घूमते रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो अपराध, देखिए, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ना, धार्मिक उन्माद को फैलाना, ये भी अपराध की श्रेणी में भारतीय दंड संहिता के तहत इस पे अपराध कायम भी हुआ है। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का एक कड़ा रुख होना चाहिए। मुर्शिदाबाद जैसी जहाँ पर घटनाएं हुई हैं, जहाँ पर तकलीफ़ें बढ़ते जा रही हैं जनता पे, एक वर्ग को जहाँ पर निशाना बनाया गया, जाहिर सी बात है एक मुख्यमंत्री रहते हुए वो वर्ग भी आपकी ही प्रजा है, आपको दौरा करना चाहिए, वहाँ के हालातों पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आप किसी प्रकार की वहाँ पर चर्चा नहीं करती हैं, उनको उसी हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो एक राज्य में अगर एक व्यक्ति रह रहा है तो कहाँ जाएगा? वो उम्मीद करेगा कि मुख्यमंत्री जो हैं वही उसकी मदद करें, लेकिन मुख्यमंत्री इस तरह से मदद जो होना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। तो बार बार पश्चिम बंगाल पे ये भी चर्चा होती कि क्या मुख्यमंत्री वहाँ ऐसे विपरीत हालातों को बिगाड़ने के लिए तत्पर हैं। कई बार ये भी लोग वहाँ पर बोलने लगे, लोग नहीं, राजनीतिक दल, खासकर सत्ता दल से जुड़े भी कहने लगते हैं बचाव में कि वहाँ पर विदेशी ताकतें भी हावी हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो वहाँ पर ऐसा काम कर रही हैं और मुख्यमंत्री उनका खुलासा नहीं कर पा रही हैं। कई बार वहाँ की जनता जब ऐसे विपरीत हालात बने जो, तो राष्ट्रपति शासन की भी लगातार मांग वहाँ पर हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बेहतर कानून व्यवस्था वहाँ पर स्थापित करते तो वहाँ की जनता में अगर सुरक्षा की भावना होती तो ऐसी बात ही क्यों होती। आखिर वही जनता है, उसी ने तो आपकी सरकार बनाई है। लेकिन ऐसी अगर बात आती है तो लगता है कि आप किस ओर जा रहे हैं, और खासकर किसी वोटरों का ध्रुवीकरण करना, खासकर चुनावों के वक्त एक राजनीतिक दल के लिए तो चलो मैं मानता हूं कि ठीक हो सकता है कि हम वोट बैंक की चाहत रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जब वो राग और द्वेष से परे होकर संविधान की शपथ लेते हैं तो उनको इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए जो कि है। क्योंकि मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री पद धारण करता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं कोई योगी हूं। देखिए, मैं मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री में जितनी भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की वो मेरी प्रजा है, उनकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ पर तत्पर हूँ। देखिए, बड़ी यहाँ पर मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है जो ममता बनर्जी का बयान आया है। भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी का योगदान नहीं रहा है। अगर उन्होंने 34 साल की वाम दल की सरकार को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका था तो इस पे निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए कि ममता बनर्जी की जो राजनीति की एक परिपक्वता थी। लेकिन अगर आप आज उनके बयान को देखें तो वो योगी आदित्यनाथ को भोगी कहती हैं। मैं कुछ साल पहले ले जाऊंगा आपको, कोरोना का दौर चल रहा था, योगी आदित्यनाथ के पिताजी नहीं रहे थे। योगी आदित्यनाथ उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता थी उनके हितों को पहले रखा। सवाल भी उठे, विपक्ष ने तो इसका भी मजाक उड़ाया कि आप अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा जो परिवार है वो फिलहाल 25 करोड़ की जनता है, मैं इन जिम्मेदारियों को भी निभा सकता था, लेकिन मैंने प्राथमिकता अपनी जनता को दी। एक ऐसे मुख्यमंत्री को अगर आप भोगी जैसे शब्दों के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं वहां पर करती हैं तो मुझे लगता है कि आपकी खींच नजर आती है। और एक बात और, आज योगी आदित्यनाथ की डिमांड सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही है बल्कि देश के हर राज्यों में हो रही है। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ की जो पहचान थी एक हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर थी, जो एक हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाला एक सांसद होता था। लेकिन 2017 के बाद जब भी मजबूत कानून व्यवस्था को आपको उदाहरण देना होता है तो आप योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हैं। जब भी आपको अपराधियों के खिलाफ अपना एक अंकुश लगाने का उदाहरण देना होता है तो आप योगी आदित्यनाथ। देखिए, 8 साल में धार्मिक उन्माद के
सबसे कम मामले अगर कहीं पर भी दर्ज हुए हैं तो इस 8 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में ही है। किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज़्यादा काम किया है, क्योंकि वो किसी प्रकार से आम जनता के बीच में धार्मिक उन्माद को पैदा नहीं करना चाहते हैं। तथ्यात्मक बातें होती हैं, वक्त पर भी बात होती है, लेकिन जो तथ्य पे बात है, जो कागजों में बातें, वो चर्चा की जाती हैं। किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं की जाती। उनके जनता दरबार में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी जाते हैं। मुझे तो लगता है कि अन्य धर्म के लोगों को तो तत्परता से सुना ही वहाँ पर जाता है। किसी प्रकार के मुख्यमंत्री रहते हुए गलत नहीं। मैं बताता हूँ कि जब वो सांसद थे गोरखपुर के, तो मठ पे भी कई बार अन्य धर्म के लोग चले जाते थे, वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये तमाम बातें देखने के लिए काफ़ी है कि जब हम मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई हम संवैधानिक पद को धारण करते हैं तो हमें किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। देखिए, पूजा पद्धति सबकी अलग अलग हो सकती है, हम पूजा पद्धति पे बिलीव करते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है, लेकिन इससे इतर जब हम मुख्यमंत्री पद का धारण करते हैं तो ये तमाम बातें अलग होती हैं। तो ममता बनर्जी का ये जो बयान है, खासकर भोगी कहना, ये तो बेहद ही खेदजनक है। ऐसे बयानबाजी नहीं करना चाहिए। इस तरह से धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं, क्योंकि वो साधु हैं, संत हैं, और भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में साधु का सम्मान अगर भगवा धारण कर लिया है तो हम उसको नमन ही करते हैं, किसी भगवाधारी को। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में तो सर्वविदित है कि योगी है काफी समय से। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में पिछले 5 सालों के कार्यकाल की मैं बात करूं तो आपके पास शिक्षक भर्ती घोटाला है, जिस पर हाल ही में हाई कोर्ट ने माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अमान्य घोषित कर दिए 26,000 पद। इसके अलावा सादा चिट फंड घोटाले की बात होती है, इसके अलावा कोरोना काल के दौरान अव्यवस्थाओं की बात होती है। तो ममता बनर्जी के कार्यकाल में तो काले धब्बे लगे हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप व्यक्तिगत हमले करते हैं। आप कहते हैं कि योगी भोगी। आप बताइए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन से घोटाले के मामले सामने आए। मैं तो कहता हूं 8 साल के मैं कह रहा हूं कार्यकाल कि में कानून व्यवस्था आप देखिए, विपरीत हालातों को वहां पर संभालिए, और योगी आदित्यनाथ ने अगर बेहतर काम किया उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि किसी भी स्टेट की कानून व्यवस्था अगर बेहतर रहेगी तो वहां पर व्यापार भी बढ़ता है, वहां रोजगार भी बढ़ता है, वहां एक सुरक्षित परिवेश में लोग रहना महसूस करते हैं। बता दूं खास तौर पर कि ममता बनर्जी ने ये बयान दिया तो दिया क्यों। जब ममता बनर्जी ने ये बयान दिया तो इमामों की एक बैठक चल रही थी वक्फ के मसले पर। ममता बनर्जी जानती हैं कि इमामों की बैठक चल रही है तो जो उनका वोट बैंक है उसकी भी नज़रें टिकी होंगी, और मुझे लगता है कि सिर्फ ये बयान अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक विशेष एक वर्ग को कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं। योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा समर्थन रहता है, और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि योगी पर सवाल उठाने से हम पूरे उस वर्ग को निशाने पर लेते हैं, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर, और इससे हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रसन्न होगा। लेकिन जिस लिहाज से योगी आदित्यनाथ की डिमांड, उनकी मांग पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की जनता अब एक बड़ा इशारा दे रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ